हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको जो जूनियर सुपरिटेंडेंट का पेपर करा रहे थे उसका पार्ट 2 कराने वाले हैं। टोटल पहले 40 प्रश्न हमने करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, ऑर्डिनरली द मिनिमम टाइम अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स शुड बी वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ बिड डॉक्यूमेंट फॉर सेल। तो इसमें जो है साधारणतः जो 3 वीक का टाइम दिया जाता है बिड सबमिट करने के लिए किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट के अपलोड होने के बाद, यानी पब्लिकेशन होने के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, अकॉर्डिंग टू स्टेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन द डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट ईच ईयर। नेक्स्ट प्रश्न है, CGST एंड SGST आर लेविड एज ए पार्ट ऑफ विच परचेज। तो ये होता है इंट्रा स्टेट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच परचेज इज IGST पेबल। तो IGST जो होता है वो इंटर स्टेट के लिए होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज HSN स्टैंड फॉर इन GST। तो HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि बहुत बार हमने आपको पढ़ा दिया है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। ये जो है 1 जून 1972 से प्रभाव में आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इफ़ द ऑफिशियल इज रिलीव्ड ऑफ ओल्ड पोस्ट इन द आफ्टरनून ऑफ ए डे द जॉइनिंग टाइम कमेंसेस फ्रॉम। अगर कोई भी कार्मिक अपने पुराने पद पर आफ्टरनून से रिलीव होता है तो उसका जेटी जो है नेक्स्ट डे से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, अंडर CCS पेंशन रूल्स द इमोल्यूमेंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी इंक्लूड्स। ग्रेच्युटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिक पे प्लस DA, और अगर NPA भी मिल रहा हो तो वो भी ग्रेच्युटी पर्पज के लिए जो है उसकी कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, टोटल रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC शुड इन नो केस एग्जिट। तो ये जो है तीनों का मिला के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इमोल्यूमेंट्स इंक्लूड। तो पेंशन के लिए होता है बेसिक पे प्लस NPA, और फिर इसके बाद जो है इन दोनों को जोड़ के इसके ऊपर वो DA नहीं DR बोला जाता है वो लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CCS पेंशन रूल्स 1972 आर एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ हु जॉइंड गवर्नमेंट सर्विस ऑन और बिफोर। तो ये आपको कितनी बार पढ़ा दिया है, जो भी ओल्ड पेंशन वाले हैं वो जो 1/1/2004 से पहले जितने भी कार्मिक ज्वाइन किए हैं उनके ऊपर GPF अप्लाई होता है और उन्हीं के ऊपर पेंशन भी अप्लाई होता है, ओल्ड पेंशन। उसके बाद सभी NPS में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द करेक्ट बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, ये होता है एसेट। अगला प्रश्न है, डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लीन मीन्स। लीन क्या होता है, ये होता है धारणाधिकार, जिसको टाइटल भी बोलते हैं। ये किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो भी रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं उनके पास ये अधिकार होता है। इसका यूज़ कब होता है, मान लीजिए आप चले गए टेक्निकल रेजिग्नेशन देके, तो आपका जो है लीन उसी पद पर बना रहेगा जब तक आप नए पद पर स्थायी नहीं हो जाते हैं। वो कितने साल के लिए, 2 साल, और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ लीन व्हेन अपॉइंटेड टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट इन नॉर्मल कोर्स। तो नॉर्मल में हमने आपको बता ही दिया है, 2 साल के लिए जो है लीन को रिटेन किया जाता है, और उसके बाद जो है जब कंफर्म हो जाता है तो लीन को जो है उसका समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ए लीन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू ए पोस्ट शैल नॉट बी रिटेन्ड व्हेन ही प्रोसीड ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन आउटसाइड हिज कैडर ऑन डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड। तो दोनों ही केस में जो है ये लीन समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर लोकल जर्नी
shall be admissible only if the distance from the normal place of duty to the temporary place of duty exceeded। तो यदि 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तभी जो है ट्रेवलिंग अलाउंस दे होता है। अगला प्रश्न है मॉनेटरी गारंटी फर्निश्ड बाय द सक्सेसफुल टेंडरर फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड विद इट्स कॉल्ड। तो ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है हु इज़ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो इसमें हमने आपको पहले ही जो आरटीआई वाला पार्ट था उसमें पढ़ा चुके हैं। तो ये सभी जो है पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आते हैं। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी? एनी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी बॉडी इस्टेब्लिश बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय नोटिफिकेशन इश्यूड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन ही जो है इनको छूट प्रदान की गई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैन ए सीनियर ऑफिसर अप्रोच हिज सबॉर्डिनेट फॉर गिविंग सियोरिटी फॉर लोन्स टेकन बाय हिम। तो ये जो है बिल्कुल ही मतलब वो अप्रोच नहीं कर सकता, ये सीसीएस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है। नॉट टू अप्रोच द सबॉर्डिनेट टू स्टैंड एनी सियोरिटी फॉर हिम। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड इज नॉट ए लीगल प्रैक्टिशनर देन कैन द गवर्नमेंट सर्वेंट इंगेज ए लीगल प्रैक्टिशनर एज ए डिफेंस असिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो। अगला प्रश्न है वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड गेट प्रायर सैंक्शन फॉर एक्वायरिंग ए डिस्पोजिंग लैंड और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो इसमें जो है प्रायर सैंक्शन बिल्कुल लिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज डेली ऑर्डर शीट। तो डेली ऑर्डर शीट क्या होता है? इट इज़ ए रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द इंक्वायरी ऑफ। अगला प्रश्न है हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो ये जो होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर इसका कस्टोडियन होता है जो भी डॉक्यूमेंट लिस्टेड होते हैं डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। अगला प्रश्न है एन एम्प्लॉय हैविंग अटेंड द प्रेस्क्राइब्ड एज एंड completed prescribed years of qualifying service may seek voluntary retirement from service by giving a notice of। तो कोई भी अगर वीआर जाना चाहता है तो एटलीस्ट उसे 3 महीने का नोटिस देना होता है। अगला प्रश्न है द डेफिनेशन ऑफ द टर्म सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड। तो इसमें क्या होता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, शोइंग पोर्नोग्राफी। ये तीनों के तीनों ही जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू इंस्पेक्ट वर्क्स, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, टेक नोट, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, टेक सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ प्रिंटआउट्स, डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो और जी आपके कैसेट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रो प्रिंटआउट्स। तो ये चारों के चारों जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है अधिकार आता है कि इसमें हम जो है सूचना मांग सकते हैं। अगला प्रश्न है ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई फॉर मेटर्निटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन, टू व्हाट एक्सटेंट इज सी एलिजिबल। तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन यदि हो है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव अलाउड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। कितनी बार हमने ये प्रश्न पढ़ा है? 730 दिन की CCL दे होती है किसी फीमेल कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। इस प्रश्न का इसमें उस टाइम पे जो है 15 दिन रहा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मिनिमम 5 दिन की ये CCL ली जा सकती है। तो ये उस टाइम के सिनेरियो से रहा होगा प्रश्न, लेकिन अभी जो प्रेजेंट लिमिट है वो मिनिमम 5 दिन की CCL ली जा सकती है एक बार में। अगला प्रश्न है ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम ऑफ 8 days टू हिज EL अकाउंट विच हैज़ ए बैलेंस ऑफ 295 days ऑफ EL ऑन 30 जून। हाउ मैनी डेज ऑफ EL विल बी हिज क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। 295 दिन उसके पास EL थी 30 जून को, और उसने क्या बोला जो 8 दिन की जो ज्वाइनिंग टाइम है वो उसको EL में इंक्लूड कर दिया जाए।
तो उसके पास कितने दिन जमा हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए 300 दिन के ऊपर जैसे ही छुट्टी वो होती हैं तो वो लैप्स हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी 15 दिन जो हाफ़ मिलती हैं, हाँ मतलब हर हाफ ईयरली में 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलती है, उसको +15 करके लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, यदि आपने नहीं काटी तो फिर वो लैप्स हो जाएंगी, फिर 300 बचेंगी, फिर 1 जनवरी को 300 + 15 ऐसे चलता रहता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 + 15 दिन। अगला प्रश्न है, चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो। तो ये सभी को पता होना चाहिए, 18 साल से नीचे का बच्चा है तभी जो है CCL मिल सकती है, और यदि बच्चा विकलांग है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। ये प्रश्न देख लीजिए, स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो इसमें जनरली वैसे 24 मंथ आना चाहिए, लेकिन जो है कई बार क्या है, जो सेंट्रल हेल्थ स्कीम वाले ऑफिसर, मतलब जो मेडिकल वाले जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनको मिलती है 36 मंथ की। तो इस वजह से इसमें 36 और 24, लेकिन नॉर्मल केस में जो है 24 मंथ ही मैक्सिमम मिल सकती है। अगला प्रश्न है, पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। पैटर्निटी लीव सबको पता ही है, PL मिलती है 15 दिन की। अगला प्रश्न है, सर्विस बुक इज़ टू बी शोन टू द एम्प्लॉय कंसर्न इन। तो प्रत्येक वर्ष जो है कर्मचारी को उसकी सेवा पुस्तिका दिखाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज़ नॉट एडमिसिबल इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर फुल कैलेंडर मंथ ड्यू टू लीव, ट्रेनिंग और टूर, सस्पेंशन, वैकेशन। तो यदि वो पूरे कैलेंडर मंथ के लिए अब्सेंट है तो उसको इन सभी कंडीशन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, टायर 1 अकाउंट ऑफ NPS इज़। तो ये क्या है, पेंशन अकाउंट हैविंग रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल। रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल का मतलब यहाँ पे है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि पार्शियल विड्रॉल केवल 3 बार ही कर सकते हैं पूरी सर्विस के दौरान, वो भी कितना, 25% मैक्सिमम जो उसकी जमा का है। लेकिन Tier 2 अकाउंट में क्या होता है, आप कभी भी पैसा डालिए, जब मर्जी किए तब निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे 40 प्रश्न। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या हम सुधार कर सकते हैं और क्या क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।